स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन एक्सपोजर को, यानी कि डिफरेंट किस्म की जो रेडिएशंस होती हैं। जैसे कि हम कुछ रेडिएशंस को डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे कि अल्फा रेज होती हैं, बीटा रेडिएशंस होती हैं, गैमा रेडिएशंस होती हैं। तो इस तरह की रेडिएशंस का सामना अगर इंसान को करना पड़ता है तो कौन से ज़राए हो सकते हैं, कौन से सोर्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इन रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं कि गीगर मूलर काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि गीगर मूलर काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू इन रेडिएशंस को काउंट किया जाता है, यानी कि उनको डिटेक्ट किया जाता है कि अगर किसी जगह पे रेडिएशंस आउट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ऐसा लिमिट नहीं भी रखा जाता था अगर गीगर मूलर काउंटर में, तो तब भी वहाँ पे रेडिएशंस डिटेक्ट हो रही होती थी रही हैं वो यकीनन अर्थ में से आ रही हैं, ज़मीन में से आ रही हैं, जहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जिनकी वजह से ये रेडिएशंस डिटेक्ट हो रही हो इस काउंटर में हमारी तरफ आ रही होती हैं, यानी कि रेडिएशंस ज़मीन में मौजूद एलिमेंट्स की तरफ से आ रही होती गया कि ये जो रेडिएशंस आ रही हैं गीगा मूलर काउंटर में, जिनको बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम दिया गया। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशंस का जिनको नाम दिया गया, ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि ज़मीन की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि ये इस ज़मीन से बाहर मौजूद स्पेस से आ रही हैं। इसीलिए इन रेस को कहा गया कॉस्मिक रेस। ठीक है, इसलिए इन रेस को कहा गया कि ये होती हैं कॉस्मिक रेस और ये आती हैं स्टार्स की तरफ से, सूरज की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉस्मिक रेज होती हैं ये बहुत हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी, जिसको मैं यहाँ पे HE से शो कर रही हूँ, हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन कॉस्मिक रेज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉस्मिक रेज हैं ये इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल रेस साबित होती हैं, यानी कि इनके बहुत बुरे नतायज होते हैं इंसानों की स्किन पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके लिए कुदरत की तरफ से इंसानों के बचाव के लिए एक लेयर मौजूद है ज़मीन के इर्द गिर्द, जिसको कहा जाता है ओजोन लेयर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जो अर्थ की पिक यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, जिसके गिर्द एक गोल दायरे में ओजोन लेयर मौजूद है। तो सुनिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, यानी कि कॉस्मिक रेज आ रही हैं सूरज की तरफ से, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह की टाइप्स लिखी हुई हैं अल्ट्रा वायलेट रेज की। और सुनिए, जो 3 टाइप्स हैं UVA, UVB, UVC, ये तीनों टाइप्स अल्ट्रा वायलेट रेज की हैं और ये टाइप्स वेवलेंथ के लिहाज से होती हैं। तो सुनिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसकी वजह से UVC टाइप की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाती ज़मीन तक। जो UVB हैं वो कुछ हद तक पहुँच पाती हैं और जो UVA हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो बहुत मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच पाती हैं इस अर्थ तक। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि सन ब्लॉक्स यूज़ किए जाएं, यानी कि ऐसे मटेरियल स्किन के ऊपर यूज़ किए जाएं जिनसे इन रेस की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो स्किन पे ना हो सकें, वरना स्टूडेंट्स इन अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से स्किन कैंसर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने ये देखा है कि जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी हद तक अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो ओजोन लेयर है इसको खुद भी कुछ मटेरियल से नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है जो कि कहलाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये मुख्तलिफ मटीरियल्स या डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्लास्टिक बनाती हैं वहाँ पे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। इसलिए जो अब नई इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल ना हो और ओजोन लेयर को इसकी वजह से नुकसान ना पहुँचे। स्टूडेंट्स, सेकेंड जो सोर्स आ जाता है रेडिएशन एक्सपोजर का वो आ जाता है एक्स रेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि कभी अगर फ्रैक्चर हो या इसी तरह से कोई बोन में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि एक्सरे करवाया जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाथों का इमेज लिया गया है एक्स रेज को
यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स एक्सरेज का फ़ायदा ये होता है कि मेडिकल में इन्हें यूज़ किया जाता है इमेजिंग के लिए, यानी कि अगर किसी भी जगह पे देखना हो कि जो बोन्स हैं उनके अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या फिर जिस्म के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं मौजूद, तो इन्हीं एक्सरेज को यूज़ करते हुए पास नहीं हो पाती, इसलिए हमें यहाँ पे जो ब्राइट इमेज नज़र आ रहा है वो सिर्फ बोन्स का नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक्सरेज की वजह से इमेजेस तो लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर यही एक्सरेज बहुत देर तक जिस्म पे फोकस रहें तो उसकी वजह से जो जिस्म के सेल्स हैं वो बहुत डैमेज होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक्सरेज करवाना हो तो एक्सरेज को ज़्यादा देर तक बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करवाना चाहिए, जो कि और साथ ही साथ जो ऑपरेटर्स इन एक्सरेज को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको भी अपनी हिफाजत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो थर्ड सोर्स हमारे पास आता है रेडिएशन एक्सपोजर का, वो हमारे पास आता है कलर्ड टेलीविजन, जो कि घरों में हम देखते हैं मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देखी जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के अंदर एक कलर्ड टेलीविज़न मौजूद है जिसके अंदर कलर्ड इमेज हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टेलीविजन्स होते हैं इनके अंदर भी हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं ये बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं आँखों के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि एक ख़ास फासले तक इन टेलीविजन से बैठना चाहिए ताकि जो आँखों पर इनके बहुत नुकसानदेह असरात होते हैं वो ना हों। मिसाल से स्टूडेंट्स जो फोर्थ सोर्स आ जाता है हमारे पास रेडिएशंस का, वो आ जाता है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर बहुत से पत्थर होते हैं, उनमें से अक्सर जो रॉक्स हैं वो रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे थोरियम हो सकता है उन रॉक्स के अंदर, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे उसके सिंबल TH से शो कर रही हूँ। इसी तरह से यूरेनियम हो सकता है जिसे मैं यहाँ पे उसके सिंबल U से डिनोट कर रही हूँ। तो ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी वजह से बहुत हार्मफुल रेडिएशन एमिट आउट होती हैं और वो इंसानों के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फिफ्थ सोर्स आ जाता है रेडिएशंस का, वो आ जाता है रिएक्टर्स, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्टर्स में से बहुत हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं और हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं, जिनकी वजह से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान का अंदेशा होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर लैब्स वगैरह होती हैं उनके बाहर इस तरह का साइन मौजूद होता है। ये साइन शो कर रहा होता है कि यहाँ पे बहुत एहतियात बरती जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्मफुल रेडिएशंस मौजूद हैं जो कि बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं इंसानी जिस्म पे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इन रिएक्टर्स का या न्यूक्लियर लैब में से जो रेडिएशन वेस्ट होता है, यानी कि इनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे जब फेंकना होता है तो उसके लिए भी बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सबब बनता है। सिक्स सोर्स हमारे पास क्या आता है रेडिएशन एक्सपोजर का, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं बहुत से, यानी कि ऐसे वेपन्स जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से एक्सप्लोजन्स की जाती हैं। सीजियम 137, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होती है तो उसके रिजल्ट में बहुत से नुकसानदेह एलिमेंट्स वजूद में आते हैं, जैसे कि सीजियम 137, ठीक है, जैसे कि सीजियम 137, इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम 90। तो सुनिए यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये इनके एटॉमिक मैसेज को शो कर रहे हैं, यानी कि सीजियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 137, इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 90 है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो बहुत नुकसानदेह एलिमेंट्स हैं वो वजूद में आते हैं इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से। ये एलिमेंट्स फिर एब्जॉर्ब होते हैं खाद के अंदर, मुख्तलिफ पौधों के अंदर, फिर वो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, क्योंकि इंसान कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, इंसान वेजिटेबल्स खाते हैं, इसी तरह से उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि इन पौधों को, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये एलिमेंट्स इंसान के जिस्म में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो करते हैं, इस डायग्राम में देख सकते। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेवंथ सोर्स आ जाता है इन हार्मफुल रेडिएशंस का, वो कहलाता है टोबैको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टोबैको लीव्स ऐसे पत्ते होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट्स बनाने के लिए,
जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टोबैको लीव्स हैं। तो स्टूडेंट्स, टोबैको लीव्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो एक्टिव रेज को। तो जब ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब करते हैं ये पत्ते अपने अंदर, तो जब इनसे सिगरेट्स बनाए जाते हैं और जब कोई स्मोकर्स सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव रेज जो है वो एमिट आउट होती हैं उन सिगरेट्स में से, और वो स्मोकर्स को तो इफ़ेक्ट करती ही करती हैं, लेकिन जो स्मोकर्स के इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पहुंचाते हैं ये टोबैको की लीव्स की वजह से। गर्म किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो एर्थ रेडिएशन एक्सपोजर का सोर्स आ जाता है वो कहलाता है माइक्रोवेव्स, जो कि स्टूडेंट्स अब बहुत आम है, हर घर में ये डिवाइस मौजूद है जिसके थ्रू खाने को गर्म किया जा सकता है या फिर खाने को पकाया भी जा सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक माइक्रोवेव मौजूद है। तो सोच माइक्रोवेव्स के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो सोच इनका इस्तेमाल इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कम करना चाहिए कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो खाने के अंदर मौजूद पानी के कंटेंट को बहुत कम कर देती हैं। तो इसीलिए जब यही खाना खाया जाता है तो पानी की चूंकि कमी हुई होती है इस खाने के अंदर, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के असरात सामने आते हैं इन माइक्रोवेव्स को यूज़ करने से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि माइक्रोवेव्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो नाइन्थ सोर्स आता है हमारे पास वो आता है कि खाने या फिर पानी के अंदर मिलावट से कुछ एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जिनमें से फॉर एग्जांपल पोटाशियम 40 है। ठीक है। पोटाशियम 40 यानी कि उसको मैंने यहाँ पे उसके सिंबल से डिनोट किया है, और साथ ही उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। इसी तरह से कार्बन 14 भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। यानी कि ये एलिमेंट्स जब खाने या पानी की सूरत में हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो वहाँ जाके ये बीटा वेरिएशंस को एमिट आउट करते हैं, और वो बीटा वेरिएशंस हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। इसी तरह से जो 10th सोर्स आता है हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर का, वो होता है रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस। ये जो रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस है ये हर वक्त हवा में मौजूद है, और ये इंसान को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि ये जो रेडॉन गैस है ये सॉलिड के अंदर डिके होती है। यानी कि जब रेडॉन गैस डिके होगी, ठीक है, यानी कि चूंकि ये रेडियो एक्टिव है इसीलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करेगी और उसके बाद ये डिके हो जाएगी। तो जब ये डिके होगी तो एक सॉलिड में डिके होती है, उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स से चिपक जाती है सॉलिड की सूरत में, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस की सूरत में ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ हमारे लंग्स में दाखिल होती है। और जब ये रेडॉन गैस जो है जो सॉलिड में डिके हुई थी ये हमारे लंग्स में जाती है तो वहाँ पे हमारे फेफड़ों की वॉल्स के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से लंग्स पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स कहा